अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपने कभी सोचा है कि जो हम डेली बेसिस पे डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और डिफरेंट जो है लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। तो वो कंप्यूटर्स या मोबाइल एप्लीकेशंस को कैसे पता चलता है कि हम स्पेसिफिक आइकन पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो उसके बिहाफ पे एक स्पेसिफिक जो है एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ओपन करना है या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है। अब बेसिकली होता क्या है कि हमारे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं या मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, उनके बिहाइंड जो है वो एक एप्लीकेशन वर्क कर रही होती है, एक इंस्ट्रक्शन का मजमूआ वर्क कर रहा होता है जो उसे बता रहा होता है कि अगर इस आइकन पे क्लिक करना है तो उसके बिहाफ पे ये टास्क परफॉर्म होगा। उसको हम बोलते हैं क्या? सॉफ्टवेयर। सो इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब अगर हम किसी एक स्पेसिफिक आइकन पे क्लिक करें तो उसकी बेस पे एक स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म होगा, कोई और टास्क परफॉर्म नहीं होगा। मतलब अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, फेसबुक के आइकन पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक की ही ऐप ओपन होगी और उसके अंदर डिफरेंट जो टास्क हम परफॉर्म करते हैं, अपलोड करते हैं, लाइक करते हैं या कुछ और टास्क परफॉर्म करते हैं, तो हर आइकन, हर एक ऑप्शन का अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है जो पीछे सॉफ्टवेयर के अंदर लिखा गया होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी मोबाइल एप्लीकेशन या आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर सिस्टम जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी आप यूट्यूब जो है मोबाइल के थ्रू देख रहे होंगे या फिर आप लैपटॉप के थ्रू देख रहे होंगे। तो इसके पीछे जो है वो एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन का मजमूआ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्क कर रही होती है। और आप जब भी कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक आइकन पे क्लिक करते हैं, तो कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन मिल जाती है कि इस एक्शन के अगेंस्ट ये टास्क आपने क्या करना है, परफॉर्म करना है। वो सारे टास्क हम सॉफ्टवेयर के थ्रू परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इतने सारे सॉफ्टवेयर, अब अगर हम फेसबुक की बात करते हैं या किसी डिफरेंट और एप्लीकेशन व्हाट्सएप की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फीचर्स मौजूद होते हैं। अब वो सारे फीचर्स सिर्फ कोडिंग के थ्रू तो हम जो है वो डेवलप कर नहीं सकते। तो ये एक कंप्लीट फेज के थ्रू, पूरे प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, इन एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, जिस प्रोसेस को बोला जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेसिकली एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम इन एप्स को या हम इन वेबसाइट्स को या डेस्कटॉप एप्लीकेशन को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर डेवलप करने का, बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है? सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को हम ये नहीं कह सकते ये सिर्फ कोडिंग करना होता है, ठीक है। हम इसको सिर्फ कोडिंग करना नहीं बोल सकते, ठीक है। ये एक कंप्लीट सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें डिफरेंट फेजेस से हम जो है वो गुजर कर एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, एक एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। अगर हम सिंपली कोडिंग कर रहे होते तो कोडिंग में के दौरान, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर आप जो है आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है या कोई वेबसाइट बनानी है या कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है और आप डायरेक्ट कोडिंग करना बैठ जाएं, आप कोई प्लानिंग ना करें, आप ये ना देखें कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है और डायरेक्ट आप कोडिंग से स्टार्ट कर दें, बाद में पता चलेगा कि आप जो फीचर्स ऐड कर रहे हैं वो फीचर यूजर को चाहिए ही नहीं थे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉलो करती है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस को जिसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो क्या है? एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब मैंने यहाँ पर एक तमहीद बांध दी के जो है ये सारा कुछ आप लोग को बताया है ताकि आप लोग की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो और आपका एक स्केच बन जाए कि किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं और इसके अंदर जो है बेसिकली सॉफ्टवेयर का काम क्या है और उसको प्रोसेस को हम किस तरह से, मतलब उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। अब डेवलप करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। सिंपली हमारा जो एक आइडिया बना होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि कोडिंग आना चाहिए, तो सिंपली कोडिंग नहीं आना चाहिए, आपको एक कंप्लीट प्रोसेस का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपका एक सॉफ्टवेयर जो है कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करते हुए बनाया जाता है। अब अगर हम एसडीएलसी की बात करते हैं तो एसडीएलसी एक फ्रेमवर्क है जो ऑर्गेनाइजेशंस को गाइड करता है कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस को कैरियर करने के लिए। अब ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, ठीक है। अब इसका फायदा हमें क्या होता है, मतलब अगर आप बगैर प्लानिंग के, बगैर डिजाइनिंग के डायरेक्ट कोडिंग करना शुरू कर देंगे तो उसका क्या नुकसान होगा। और अगर हम सिंपली इस स्पेसिफिक सिस्टमैटिक प्रोसेस को, एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे तो उसका हमें क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहली चीज आएगी क्वालिटी एश्योरेंस, कि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा या जो भी सॉफ्टवेयर बनेगा वो क्वालिटी बेस्ड होगा। मतलब इसके अंदर आपने
जब प्लानिंग की होगी तो प्लानिंग के दौरान आपने सारी रिक्वायरमेंट्स भी मालूम की होंगी, ठीक है? आपने डिजाइनिंग भी की होगी, तो जब आप कोड कर रहे होंगे तो आपके पास एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होगी जिसको फॉलो करते हुए आप कोड करेंगे। वो हम आगे फेजेस में देखते हैं कि किस तरह से ये डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जाती है, ठीक है? जिससे आपका जो प्रोजेक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, जिसको सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कह सकते हैं, वो उसकी क्वालिटी बेहतर होती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है होती हैं वो एफिशिएंटली वर्क कर रही होती हैं, और जो यूजर्स को बेसिकली चाहिए होता है वैसा ही प्रोडक्ट हम उसको क्या करते हैं, डेवलप करके असाइन करते हैं। दूसरे नंबर पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपका जो है प्रोजेक्ट का टाइम और बजट होता है, ठीक है? ये विद इन आप बजट और टाइम के अंदर इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। उसकी रीजन कि जब आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको हर फेज का एक टाइम स्पैन पता लग जाएगा कि आपने कौन से फेज में कितना टाइम लगाना है, ठीक है? कौन कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट है, और उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप अपना जो है टाइम स्पैन भी सेट करेंगे, अपनी टाइमलाइन भी सेट करेंगे, और कॉस्ट एस्टिमेशन भी करेंगे, ठीक है? और जब आप एक कंप्लीट फेज से गुजर रहे होंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से गुजर रहे होंगे, तो उस दौरान आपको टाइम मैनेजमेंट में और बजट मैनेजमेंट में, जिसको हम कॉस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, उसमें भी आपको मदद मिलती है, और आपका प्रोजेक्ट जो होता है वो टाइमली कंप्लीट होता है और विद इन बजट कंप्लीट होता है, ठीक है? जिससे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है। मतलब इनकेस आपके पास कोई कस्टमर आया, उसने कोई सॉफ्टवेयर बनाने को बोला, और आपने क्या किया, आपने उसको इनिशियली कोई एस्टिमेशन दे दी, कोई प्लानिंग नहीं किया, कोई रिक्वायरमेंट नहीं चेक की, कोई एनालिसिस नहीं किया, आपने बताया कि हमने इतने में आपको जो है वो सॉफ्टवेयर बनाकर दे देंगे, ठीक है? और इतने बजट में आपको सॉफ्टवेयर बनाकर दे देंगे। तो बाद में पता चला, आप जब उसको डेवलपमेंट फेज में गए और डेवलप करते हुए आपको पता चला इसमें तो कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, इसमें भी टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, जिससे कस्टमर्स जो है वो की सैटिस्फैक्शन जो है वो खत्म होगी, वो रिलायबिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है? तो इसीलिए ये हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी देता है, हमें क्वालिटी एश्योरेंस भी देता है, और हमारा जो कॉस्ट होती है और टाइम होता है वो भी बचता है, अगर हम एक सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है? अब आते हैं इसके फेजेस की तरफ, ठीक है? कि हम कौन-कौन से फेजेस को फॉलो करते हुए एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, ठीक है? सबसे पहला फेज क्या है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग। इसमें सबसे पहले आप प्लानिंग भी करते हैं, ठीक है? फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है, क्या है कि जो यूजर, अब इसमें सबसे पहले क्या होगा, यूजर से रिक्वायरमेंट लेंगे कि यूजर को चाहिए क्या, व्हाट यूजर नीड्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर से क्या जो है वो जो है रिक्वायरमेंट चाहता है, क्या टास्क परफॉर्म कराना चाहता है। आया कि वो कोई एप्लीकेशन चाहता है, मोबाइल एप्लीकेशन चाहता है, आया कि कोई वेबसाइट चाहता है, और वेबसाइट चाहता है तो उस वेबसाइट पर कौन कौन से टास्क परफॉर्म होंगे, ठीक है? और इसी तरह से कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन चाहता है, ठीक है? ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में मालूम करते हैं। अब उसको मालूम करने का तरीका कार क्या होता है कि आप इंटरव्यूज लेते हैं, ठीक है? आप जाकर उन स्टेक होल्डर्स की, जिन लोगों ने क्या करना होता है, वो सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, उनसे इंटरव्यूज लेंगे। आप यूजर से इंटरव्यूज लेंगे, जो यूजर बेसिकली क्या है, उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। जैसे अगर आप जो है बैंक का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो बैंक के अंदर जितने भी उनके एम्प्लॉयज होंगे, आप उनसे इंटरव्यूज लेंगे, उनसे, और इसी तरह से आप बैंक के जो पुराना सिस्टम होगा, ओल्ड सिस्टम होगा, उसकी वर्किंग को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है? इस तरह से क्वेश्चनियर दिए जाते हैं, और उनकी ओल्ड डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, जो ओल्ड के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिजनेस डॉक्यूमेंट भी उनको बोल सकते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, और उन डॉक्यूमेंट से भी आपको रिक्वायरमेंट जो है वो फाइंड आउट हो सकती है। अब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से कैसे, कि उनके डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, डिफरेंट रिपोर्ट्स होंगी, वो रिपोर्ट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे डाटा को प्रोसेस करते हैं, वो सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट के अंदर भी मिल जाएंगी, ठीक है? और इस रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज के बाद आपके पास एक आउटपुट आएगा जिसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो ये डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या होता है, एग्रीमेंट होता है बिटवीन द क्लाइंट और जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो डेवलप करी है सॉफ्टवेयर, उनके दरमियान में एक ये एग्रीमेंट होता है कि ये जो है फाइनल रिक्वायरमेंट्स हैं, और इन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आप को जो है आपने सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करना है। उसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कि आपका सॉफ्टवेयर काम कैसे करेगा, कौन कौन से काम करेगा, लॉगिन सिस्टम होना चाहिए, गेटवे होना चाहिए, जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी, और इस तरह से नॉन फंक्शनल में उसकी जो है वो सिक्योरिटी आ जाती है, उसकी परफॉर्मेंस आ जाती है, वो सारी चीजें आप जो है इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है? अब आपके पास सारी रिक्वायरमेंट फाइनलाइज हो जाती हैं।
देन आप उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। ब्लूप्रिंट मतलब जैसे आप कोई घर बना रहे हैं तो उसका एक आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे, उसका एक मॉडल डिजाइन करेंगे, जिसमें आप बताएंगे कि कौन सा रूम कहाँ पर होगा, वॉशरूम किधर होंगे, सीढ़ियाँ कहाँ पर होंगी, गैलरी कहाँ पर होगी। ये सारा कुछ आप क्या करते हैं, पहले से जो है एक ब्लूप्रिंट उसका आर्किटेक्चर बना लेते हैं, उसका एक मॉडल बना लेते हैं। सेम हम सॉफ्टवेयर का भी एक मॉडल बनाते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर नजर कैसा आएगा, उसका इंटरफेस कैसे होगा। जैसे एमएस वर्ड को आप ओपन करते हैं तो उसकी एक विंडो ओपन हो जाती है, आप कोई मोबाइल ऐप ओपन करते हैं तो उसकी एक विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, इंटरफेस है, हाउ यूजर विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम। तो हम इंटरफेस जो है इसके अंदर डिजाइन करते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसको यूआई बोला जाता है, ठीक है, यूजर इंटरफेस। तो इंटरफेस कैसा होगा। दूसरे नंबर पर जो है आर्किटेक्चर इसका डिजाइन किया जाता है। आर्किटेक्चर में क्या होता है कि डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है, डिफरेंट जो फीचर्स होंगे, वो किस तरह से आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। जैसे एमएस वर्ड कभी आपने ओपन किया हो तो उसमें मेन्यूज के अंदर डिफरेंट टूल्स रखे जाते हैं, डिफरेंट जो है मैं वो रखे जाते हैं, फीचर्स रखे जाते हैं। इसी तरह से हर सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट देखें तो उसमें कैटेगरीज बनी होती हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स की अलग, हर प्रोडक्ट की अलग अलग कैटेगरीज होंगी, डिफरेंट। और अगर आपने वेबसाइट एक्सप्लोर की हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि डिफरेंट फीचर्स को एक स्पेसिफिक लेआउट के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया होता है। उसको बोला जाता है आपके सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर, ठीक है। जैसे मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया कि घर में रूम्स कहाँ पर होंगे, गैलरी कहाँ होगी, डाइनिंग रूम कहाँ पर होगा। अब वो सारा आपने सेट कर लिया, ठीक है। सेम हम सॉफ्टवेयर के अंदर भी यही सेट करते हैं कि आपके डिफरेंट फीचर्स कहाँ कहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इसी तरह से इसी के अंदर हम देखते हैं डेटाबेस को, कि डेटाबेस कनेक्शंस कैसे सेट किए जाएंगे, किस तरह से आपका डेटाबेस का जो है वो कनेक्शन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि डेटाबेस का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। डेटाबेस क्या होती है, जहां पर आपने डेटा स्टोर करना है, किस ऑर्गेनाइज वे से आप स्टोर करेंगे, ठीक है। उसको किस तरह से एक्सेस किया जाएगा, वो भी आप यहाँ पर जो है डिजाइन फेज में देखते हैं। और इसी तरह से यूजर कौन कौन से होंगे और कौन सा यूजर कौन से फीचर को इंटरेक्ट करेगा, वर्क फ्लो कैसा होगा, वो सारा कुछ आप डिजाइन फेज में क्या करते हैं, सेट डिजाइन करते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं आपके सॉफ्टवेयर की। और फिर वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूजर जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, उसके साथ कम्युनिकेट की जाती है। इंटरफेस उसको दिखाया जाता है, उसको आर्किटेक्चर दिखाया जाता है कि हमने आपके फीचर्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। अगर वहां पर वो उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहेगा तो पहले ही आप उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा कि अर्ली आपने डिटेक्ट कर लिया, कि चेंज जो है अर्ली डिटेक्शन हो जाती है। अगर आप कोडिंग कर लें और बाद में यूजर बोले कि नहीं जी मुझे तो ये फीचर चाहिए नहीं था, मुझे तो ये वाला फीचर इधर चाहिए था, मुझे तो ये फीचर जो है वो जो है आपको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नहीं चाहिए था, इसमें मुझे चेंजेस चाहिए थी, इंटरफेस ऐसा नहीं चाहिए था, अब वो सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आप डिजाइन फेज पहले से कर लेंगे और उसको यूजर के साथ कम्युनिकेट कर लेंगे, फिर आपके पास जब दोनों सेटिस्फाई हो गए, यूजर भी और डेवलपर भी एक पॉइंट पर एग्री हो गए, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक डिजाइन डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ठीक है। डिजाइन डॉक्यूमेंट। अब ये बेसिकली जो हमने ऊपर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है ना, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डिजाइन डॉक्यूमेंट में कर दिया। ये भी यूजर के एग्रीमेंट के साथ, और मतलब यूजर और क्लाइंट के दरमियान में, डेवलपर और क्लाइंट के दरमियान में एक एग्रीमेंट होगा, ठीक है। अब डिजाइन हो गया। डिजाइन के बाद हम जाएंगे किसमें, कोडिंग फेज में। आप एक्चुअली अब डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये सारा क्या था, प्लानिंग फेज था, ठीक है। प्लान आपने कर लिया, डिजाइन तैयार कर लिया। अब मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि पूरा ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो कोडिंग है वो 40% होता है। मतलब बाकी मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी प्लानिंग है। फिर अगर आपकी प्लानिंग अच्छी हो गई, आपकी रिक्वायरमेंट सही से स्पेसिफाई हो गई, आपने एग्रीमेंट कर लिया यूजर के साथ, टाइम का और कॉस्ट जो है एस्टिमेशन कर ली, तो तब जाकर आप डिजाइन, अब डिजाइन जितना अच्छा होगा उतना ही कोडिंग आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। आपको ये पता होगा कि फीचर हमने यहाँ पर डिजाइन करने हैं, इंटरफेस इस तरह से डिजाइन करना है, और कौन डिफरेंट जो यूजर्स हैं उनके हमने जो है वो यूजर के राइट्स हमने इस तरह से स्पेसिफाई करने हैं। लॉगिन का जो इंटरफेस होगा वो इस तरह से होगा। सिक्योरिटी जो है वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करनी है, और फिर जो है मुख्तलिफ जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो पहले से आपने डिजाइन किए होते हैं। वही डिजाइन आप क्या फिर उसमें करते हैं, कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो जितना बेहतर और डीपली आपका डिजाइन जो है एक्सप्लेन किया गया होगा, उतना ही आपकी कोडिंग क्या होगी, आसान हो जाएगी, ठीक है।
अब आपने कोडिंग के लिए डिफरेंट टूल्स मतलब आईडीईज का यूज करते हैं, पाइथन का आईडी पाइचार्म है, ठीक है। और इसी तरह से सी प्लस प्लस के लिए भी आपके पास div सी प्लस प्लस यूज होता है, मुख्तलिफ विजुअल स्टूडियो यूज होता है, वीएस कोड यूज होता है। अब आईडीई के अंदर आप क्या करेंगे, कोड करेंगे। कोडिंग हो जाती है तो फिर आता है एक और इम्पॉर्टेंट फेज, टेस्टिंग। जो क्वालिटी एश्योरेंस बोला था ना हमने, तो क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो हम टेस्टिंग करके ही पूरा करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो फीचर यूजर के बताए गए हैं उन फीचर के मुताबिक आपका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो बेसिकली हम क्या करते हैं, डिफरेंट सैंपल डाटा देते हैं, इंटरफेस चेक करते हैं, फीचर्स को देखते हैं, सिस्टम की परफॉर्मेंस को देखते हैं कि आपका अगर फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है उसमें यूजर ज्यादा आ गए तो उससे आपका जो है वो सिस्टम हैंग होना तो शुरू हो गया, आपकी वेबसाइट या सर्वर डाउन होना तो नहीं शुरू हो गया। अब ये सारा कुछ हम क्या करेंगे, टेस्टिंग फेज में देखेंगे। इसमें मुख्तलिफ तरह की टेस्टिंग होती है, जिसमें सबसे पहले हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग में अलग अलग फीचर्स को टेस्ट किया जाता है। फिर जब वो यूनिट टेस्टिंग हो जाती है देन हम करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम मुख्तलिफ फीचर्स को आपस में इंटीग्रेट करके मिला के देखते हैं कि मुख्तलिफ फीचर्स आपस में मिलके भी सही काम करते हैं या नहीं करते, और अगर उनमें कोई बग्स होते हैं, कोई एरर्स आ रही होती हैं तो देन हम उसको फिक्स करते हैं, ठीक है। एंड देन इंटीग्रेशन के बाद हम करते हैं सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है कि एज अ होल कंप्लीट सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है और उसके सारे फीचर्स को जो है वो चेक किया जाता है, ठीक है। और आखिर में होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो होता है वो डिप्लॉयमेंट फेज में आ जाता है, ठीक है। इसमें आप जाकर क्या करते हैं, यूजर को जो है वो जो हम कहेंगे सॉफ्टवेयर जो है वो उसको प्रोवाइड करते हैं, मतलब डिप्लॉय करना, इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगरेशन करना, मतलब यूजर को वो हैंड ओवर करना। तो डिप्लॉयमेंट फेज में हम वो प्रोडक्ट जो है, जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमने बनाया है वो यूजर को हैंड ओवर कर देते हैं, और वहां पर उसके इन्वायरमेंट में जाकर उसको रन करते हैं, उसके मुताबिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और देन हम यूजर की एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब यूजर के सामने उस सॉफ्टवेयर को रन करके बताते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इस तरह से वर्क करता है, तो उसको बोला जाएगा यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो वो भी हम डिप्लॉयमेंट फेज के अंदर करेंगे, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। और आखिर में आता है हमारा मेंटेनेंस का फेज। मेंटेनेंस का फेज बेसिकली रहता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द सॉफ्टवेयर, मतलब जितने देर तक वो सॉफ्टवेयर रन होता रहेगा, चलता रहेगा, तब तक उसके अंदर मेंटेनेंस होती रहेगी। अपडेट्स फॉर एग्जांपल बाद में आपने कोई नया फीचर ऐड करना है तो वो आप इसके अंदर अपडेट कर सकते हैं, नए फीचर ऐड कर सकते हैं, उसको भी मेंटेनेंस फेज में हम करेंगे। इन केस अगर टेस्टिंग फेज में कोई बाद में आपको एरर नजर आया और पहले आपने वो मिस कर दिया, तो उसको भी फिक्स जो है वो मेंटेनेंस फेज के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ओवरऑल 6 फेजेस होते हैं, बेसिकली 7 फेजेस हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले प्लानिंग भी आ जाता है। प्लानिंग में हम फिजिबिलिटी स्टडी देते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो वो अभी रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज के अंदर वो हम प्लानिंग भी कर रहे होते हैं और यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स भी हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है। कॉस्ट एस्टिमेशन भी कर रहे होते हैं और टाइम मैनेजमेंट भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो है वो टॉपिक था। होप सो अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को, क्लास फेलोज के साथ जो है मेरे चैनल को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम एसडीएलसी मॉडल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो है वाटरफॉल मॉडल को हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।